हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका सभी कृष्ण भक्तों का। तो जैसा कि हम बुक पढ़ रहे थे लुप्त ज्ञान, और उस बुक का भाग है पहला। तो टॉपिक पर आ गए हैं हम 1.12, जिस टॉपिक का नाम है मनुष्य और जानवर में अंतर। तो आगे उपदेशक कहते हैं, अब हम यह जानेंगे कि जीवन के ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक विज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है, अर्थात किस योनि में जीवन के ज्ञान को लेने की योग्यता है। इसके लिए हमें मनुष्य योनि या मनुष्य जन्म की विशेषता जाननी होगी। किसी वस्तु के विशेष गुण उसकी निकटवर्ती वस्तु के गुणों से तुलना करने पर आसानी से समझा जा सकते हैं। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अनेक योगियों में से यदि आपको मनुष्य योनि के विशेष गुण समझने हैं तो उसकी निकटतम योनि से तुलना करनी होगी। हमारे आपसे एक प्रश्न है कि सारी योनियों में से मनुष्य के सबसे निकटतम योनि कौन सी है? जिज्ञासु बोले, जी जानवर की। आगे उपदेशक कहते हैं, बिल्कुल सही। अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। आपसे हमारा अगला प्रश्न यह है कि मनुष्य और जानवर में क्या समानता है? जिज्ञासु, आप ही बताइए। उपदेशक, उत्तर बिल्कुल सरल है। अध्यात्म विज्ञान की एक पुस्तक हितोपदेश में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यतमेतम पशुर्भिर्नराणाम। आहार अर्थात खाना, निद्रा अर्थात सोना, भय अर्थात बचाव करना, व मैथुन अर्थात बच्चे पैदा करना, ये चारों कार्य मनुष्य और पशु में समान हैं। अर्थात खाना, सोना, बचाव करना और बच्चे पैदा करना। आज का मानव समाज इन्हीं चार कार्यों में लगा हुआ है। आप स्वयं ही विचार करके देखिए, क्या आज मनुष्य इन चार कार्यों के अतिरिक्त कोई पांचवा कार्य कर रहा है? मनुष्य पढ़ता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है। जैसे मैंने इंजीनियर की MBA किया, परंतु पशु तो ये सब नहीं कर सकता। उपदेशक, प्रत्येक मनुष्य चाहे वह पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, या शादी कर रहा है, या नई नई खोज कर रहा है इत्यादि, सारे कार्य इन चार कार्यों खाना, सोना, बचाव एवं मैथुन को पूर्ण करने के लिए ही कर रहा है। इसलिए गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी मनुष्य को आलीशान जानवर बना रही है, या यह भी कह सकते हैं कि आज का मनुष्य जानवरों की डिलक्स एडिशन है। आपको यह समझने में आया? जिज्ञासु, जी हाँ, ऐसे तो मैंने पहले भी सोचा ही नहीं। उपदेशक, हमने भी जब पहली बार सुना था तो हमें भी ऐसा ही लगा था। अब आपसे अगला प्रश्न है कि जानवरों और मनुष्य में क्या कोई भेद है? जी हाँ, मनुष्य विकसित योनि है। उपदेशक कहते हैं आगे, आपने सही कहा, परंतु यह विकसित योनि अर्थात मनुष्य वही चार चीज़ों प्राप्त करने में लगा हुआ है जो कम विकसित योनि अर्थात जानवर को भी प्राप्त हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज का मनुष्य अपनी विकसित योनि का सही उपयोग नहीं कर रहा है तथा जानवर के समान ही जीवन जी रहा है। आप ही बताइए, ये तथ्य सही है या नहीं? जिज्ञासु, आपने तो हमारी पूरी विचारधारा ही बदल दी है। आपने जो कहा है उससे तो यह लग रहा है कि आज के मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है। उपदेशक, आगे सुनिए। यदि आप इस विषय के बारे में और अधिक सोचेंगे तो आप यह पाएंगे कि इन चार कार्यों में भी जानवर हमसे आगे हैं। इसलिए समझाने के लिए मैं आपको अपने ही जीवन में घटित एक दृष्टांत को बताता हूँ। जब मैं मुंबई में एक होटल में कार्य कर रहा था, वहाँ एक बहुत धनवान व्यक्ति
डॉक्टर पटेल प्रतिदिन रेस्टोरेंट में आया करते थे। उस समय डॉक्टर पटेल का प्रतिदिन का बिल लगभग 1500 रुपये का बनता था। एक दिन उन्होंने सीधे होटल में की रसोई में प्रवेश किया। उन्होंने मुख्य रसोइयों, जिसका वेतन उस समय 30,000 रुपये महीना था, को बुलाया और कहा, तुमने कल जो सब्जी दी थी वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी। यह सुनकर मुख्य रसोइयों ने पूछा, सर आपको पसंद नहीं आई? पटेल जी ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे कुत्ते ने नहीं खाई। मुख्य रसोइयों ने कहा, सर अगली बार ऐसी सब्जी बनाऊंगा जिसे आपका कुत्ता अवश्य खाएगा। पटेल जी के चले जाने के बाद मैंने रसोइयों से कहा, सर यह भी तो हो सकता है कि इनके कुत्तों का पेट खराब हो। कुत्ते इस विषय में तो हमसे अधिक समझदार होते हैं। यदि उनका पेट खराब हो और उनके सामने उनका मनपसंद खाना हो तो वे भी उसे नहीं खा पाते। मनुष्य तो ऐसे स्थिति में भी थोड़ा बहुत खा ही लेता है, परंतु कुत्ता नहीं। इतना सुनते ही मुख्य रसोइयों ने कहा, अरे भाई, इसके कुत्ते के बारे में मैं कुछ भी मत कहना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने प्रश्न किया, जब पटेल जी आते हैं तो रेस्टोरेंट में कहाँ बैठते हैं? मैंने कहा, कोने वाली टेबल पर, जहाँ एयर कंडीशनर सबसे कम है। रसोइयों ने कहा, बिल्कुल सही। उसके बाद उन्होंने बताया, पटेल जी को ऐसी बीमारी है जिसके कारण वे तेज एसी में नहीं बैठ सकते। पटेल जी अपने कुत्ते से इतना प्रेम करते हैं कि उनके कुत्ते के लिए एसी गाड़ी है और स्वयं के लिए बिना एसी की। यदि आप इनके कुत्ते का कमरा देख लेंगे तो चकित रह जाएंगे। संपूर्ण भारत में बहुत कम लोग ऐसे भव्य कमरे में रहते होंगे और इतना ही नहीं, जब यह कुत्ता बीमार पड़ता है तो इलाज के लिए पेरिस भेजा जाता है। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया और मन में यह विचार करने लगा कि आज हम में से कितने लोग इलाज के लिए पेरिस जा सकते हैं, परंतु यह कुत्ता जाता है। इस कुत्ते के लिए खाना 5 सितारा होटल से आता है। इस कुत्ते का कमरा बहुत भव्य है जिसमें वह आराम से सोता है। इस प्रकार इस कुत्ते का आहार, निद्रा और बचाव, स्वास्थ्य, रहन सहन संबंधी इत्यादि भारत में 95% भारतीयों से श्रेष्ठकर हैं। यदि मनुष्य केवल इन्हीं 4 विषयों की जिज्ञासा करता है तो यह कुत्ता उनसे श्रेष्ठकर भोग रहा है। आप ही बताइए, क्या यह सही है? जिज्ञासु, जी हाँ, आपकी बातें तर्कयुक्त है। अगर हम इस पर और विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि जानवर इन 4 कार्यों में भी हम मनुष्य का मात देते हैं। उदाहरण के लिए, हम कुत्ते जैसा सूंघ नहीं सकते, हाथी के बराबर खा नहीं सकते, गिद्ध के जैसा देख नहीं सकते। मनुष्य को शादी के लिए, पैसे कमाने के लिए, खाने व बचाव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि जानवर को इन चीज़ों के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। जानवर को शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे खाने के लिए, पैसे कमाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। बचाव करने के लिए कुत्ते जैसे जानवर के पास पंजे होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जानवर हमें इन 4 कार्यों में भी मात देते हैं। जब प्रश्न उठता है कि वह क्या है जिससे मनुष्य को जानवर से भी श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात मनुष्य और जानवर में क्या भेद है? जिज्ञासु, बहुत से भेद होते हैं। जैसे जानवर बोल नहीं सकते, अर्थात उनकी कोई भाषा नहीं होती। मनुष्य में बुद्धि होती है जबकि जानवर में नहीं होती, इत्यादि। उपदेशक, चलिए आपसे द्वारा दिए गए उत्तरों का विचार करते हैं। जानवर गूंगा होता है
जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। अगर कोई व्यक्ति या आप किसी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि भाषा या प्रयोग करने वाले गूंगे हैं। यह वह भाषा ही नहीं है। उदाहरण के लिए आपकी बातचीत किसी फ्रांस के व्यक्ति से होती है और आपको फ्रांस की भाषा नहीं आती। इसका अर्थ यह तो नहीं हो सकता फ्रांसीसी व्यक्ति गूंगा है या उसकी कोई भाषा ही नहीं है। अतः जानवरों को भी अपनी भाषा होती ही होगी जो आपको और मुझे नहीं पता, परंतु हम उस भाषा को समझ नहीं पाते। इसी प्रकार यह कहना भी सही नहीं होगा कि जानवरों में बुद्धि नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर कुत्ते को प्रशिक्षण दिया जाए तो वह हाथ मिलाता है, बिल्ली दूध का ढक्कन हटाकर दूध पी जाती है, कॉकरोच लाइट जलाते ही छुप जाता है, पक्षी कितने सुंदर घोंसले बना देते हैं इत्यादि। क्या यह बुद्धि की निशानी नहीं है? जिज्ञासु: यह सब कार्य तो बुद्धि होने को ही प्रमाणित करते हैं। उपदेशक: बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु जानवरों में बुद्धि मनुष्य की तुलना में कम होती है। अब बताइए, यदि किसी व्यक्ति में अब अधिक बुद्धि है और वह अपनी इस बुद्धि का सही उपयोग नहीं करता है तो उसकी इस अधिक बुद्धि का कोई लाभ है? जी नहीं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए किसी चपरासी को एक कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया जाए। अगले दिन वह सूट बूट पहनकर आता है और हाथ में पानी की ट्रे लेकर सबको जलपान कराने लगता है। ऐसे चपरासी के जनरल मैनेजर बनने से क्या लाभ? आप ही बताइए। ऐसे व्यक्ति से आप क्या कहेंगे? जिज्ञासु: ऐसे व्यक्ति से मैं यही कहूँगा कि भैया आप वापस चपरासी ही बन जाइए। उपदेशक मुस्कुराते हुए: सही कहा आपने, क्योंकि वह चपरासी के ही लायक है और इसे कहते हैं बुद्धि का सही उपयोग नहीं करना। कई बार आप भी किसी व्यक्ति को उसके मूर्खतापूर्वक कार्यों के लिए गधा कह देते हैं, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आपके कहने से वह व्यक्ति गधा हो गया। वास्तव में वह अपनी बुद्धि से गधे वाले कार्य कर रहा है, इसलिए आप उसे गधा कह देते हैं, है ना? जी हाँ। जानवर केवल 4 कार्यों के लिए ही जिज्ञासा करता है और अपनी बुद्धि एवं विवेक इन चारों कार्यों में पूर्ण करने के लिए ही लगाता है। यदि मनुष्य भी अपनी अधिक बुद्धि और विवेक इन 4 कार्यों में को पूर्ण करने के लिए लगाए तो वह मनुष्य जानवर के स्तर पर माना जाएगा। जिज्ञासु: परंतु मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि क्यों कहा जाता है? उपदेशक: आध्यात्मिक विज्ञान इस प्रश्न का उत्तर देता है। आध्यात्मिक विज्ञान में आता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य को सत्य के बारे में जानने के लिए प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य में अधिक बुद्धि होती है जिससे कि वह सत्य को जान सकता है, जबकि पशु यह नहीं जान सकता। मनुष्य और पशु में केवल यही अंतर है। मनुष्य आध्यात्मिक विज्ञान के लिए विषय में जानकर उसका पालन कर सकता है, किंतु पशु नहीं। जो मनुष्य आध्यात्मिक या जीवन के विज्ञान के विषय में नहीं जानता है उसे पशु के ही समान समझना चाहिए। शास्त्रों ने पशु को एक और तरह से समझाया है। जिज्ञासु: वह क्या है? उपदेशक: धैर्य रखिए, बता रहा हूँ। पश्यति इति पशु, अर्थात जो वस्तु या परिस्थिति को केवल ऊपरी तौर पर समझता है वह पशु है। पशु में अल्पज्ञता होती है। वह न तो वस्तु या परिस्थिति या समस्या के मूल को समझता है और न ही वह समस्या या स्थायी समाधान ढूंढता है। मूल कारण क्या है? इसे जानते हैं कि क्षमता अन्य योनियों में नहीं होती। यह क्षमता केवल मनुष्य योनि में होती है। मननात् इति मनुष्य, अर्थात जो मनन करता है, सोचता है, वही मनुष्य है। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति मन शब्द से हुई है। मन का अर्थ
है मर्म, अर्थात गहराई से जानना, मन अंदरूनी होता है। अतः मनुष्य को गहराई से जानना या सोचना चाहिए। जिज्ञासु, गहराई से जानने या सोचने से क्या अर्थ है? उपदेशक, गहराई से सोचने का अर्थ यह है कि मूल को समझना और मूल के कारण को समझने की शक्ति केवल मनुष्य में है। अतः मनुष्य को अपनी विकसित बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक विज्ञान के क्रमबद्ध विधि से लेने के लिए करना चाहिए, क्योंकि मूल कारण केवल आध्यात्मिक विज्ञान ही बताता है। जानवर आध्यात्मिक विज्ञान नहीं ले सकते, इसे केवल मनुष्य ही ले सकते हैं, और मनुष्य को इस आध्यात्मिक विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? जी हाँ। आज हम यही विश्राम लेते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। अभी तक हमने जो भी चर्चा की है उस पर आप एक बार अवश्य मनन करना। जिज्ञासु, जी हाँ, मैं इन सभी बातों पर अवश्य मनन करूँगा। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हर विषय को समझाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये टॉपिक पूरा हुआ, अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में डालेंगे।